पार्टी में आए राजनीतिक भूचाल के बीच अब से कुछ देर पहले एनसीपी अजीत पवार के गुट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें सामने आई वो आपको बताते हैं। अजीत पवार गुट ने बड़ा ऐलान किया है, सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अजीत पवार गुट की ओर से मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। प्रफुल्ल पटेल ने ऐलान किया है कि अब एनसीपी के संगठन में बदलाव किया गया है। अजीत पवार गुट ने अनिल पाटिल को एनसीपी का नया चीफ व्हिप बनाया है। अजीत पवार गुट की ओर से दावा किया गया है कि ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहाँ पर आप सभी के सामने देने वाला हूँ। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे के भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइयां हैं उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति करेंगे। और प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि शरद पवार हमारे गुरु हैं और हम उनसे विनती करते हैं कि वो हमारे साथ बने रहें और हमें अपना आशीर्वाद दें। इसी दौरान छगन भुजबल ने भी शरद पवार को अपना गुरु बताया है। हमारी उनको हाथ जोड़कर विनती है कि पार्टी के बहुसंख्यक आमदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के जन सामान्य कार्यकर्ताओं की इच्छा का वो आदर करे और जो भी कुछ अभी ये एक प्रकार से हमारे हिसाब से कोई बात नहीं है मगर एक प्रकार से जो एक चित्र जो नजर आ रहा है ये समाप्त हो जाए और उनका आशीर्वाद हम पर, सब पर और पूरी पार्टी के ऊपर हमेशा बना रहे। अरे भाई वो हमारे गुरु है और आज गुरु पूर्णिमा है। और मुंबई में एनसीपी ऑफिस से संवाददाता अंकुर त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर से जी मीडिया संवाददाता अश्विन पांडे मेरे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार बृजमोहन पांडे जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। उनसे भी हम सवाल करेंगे, महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक पर उनकी क्या राय है वो हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अंकुर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और प्रफुल्ल पटेल शरद पवार से कह रहे हैं कि आप हमारे गुरु हैं और हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। क्या मायने इसके? देखिए, मायने यही हैं कि जो हो रहा है उसको वो विधिवत तौर पर अपनी बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए कन्विंस करने की यहाँ पर एक कोशिश है। बेसिकली यहाँ पर एक मैनिपुलेशन का तरीका अपनाया जा रहा है क्योंकि जो उनको पता है जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो शरद पवार से ज्यादा जो एनसीपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो मुंबई में या शायद रूरल महाराष्ट्र में रहते हैं उन तक ये मैसेज जा रहा है। मैसेज बहुत क्लियर है। एक प्रोसेस के थ्रू दिल्ली में जब शरद पवार खुद प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एक कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते जो मुझे बनाया गया, मैं महाराष्ट्र का जो प्रदेशाध्यक्ष है वो मैं सुनील तटकरे को बना रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी ही ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा हूं जिसके लिए आपने मुझे अपॉइंट किया था। तो जो मैसेज है कि पार्टी दो फाड़ हो गई या पार्टी में बगावत है, वो चाहते हैं कि इस तरह का मैसेज ना जाए। मैसेज ये जाए कि पार्टी वही है, आपने हमें कार्यभार सौंपा था, मैं उस कार्यभार को, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा हूं। यही मैसेज देने की यहां पर कोशिश की जा रही है। एक तरह का मैनिपुलेशन आप कह सकती हैं अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोट बैंक को लेकर। बिल्कुल अंकुर, और आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विन, मैं आपके पास भी आऊंगी, इस पर हम और चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखानी बेहद अहम है। क्या शरद पवार को गुरु बताकर उनके भतीजे अजीत पवार पार्टी पर कब्जा कर चुके हैं? सबसे पहले देखिए आज पूरे दिन क्या क्या वहां पर हुआ, क्या बयानबाजी हुई और अजीत पवार से लेकर शरद पवार और उनके नेताओं ने क्या क्या बयान दिए। महाराष्ट्र और 2024 चुनाव से पहले किसकी शुभ घड़ी आई, ये सब आपको आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं।
एनसीपी में रविवार को आए सियासी तूफान का असर सोमवार को भी दिखा। मंत्रिमंडल में नए सहयोगी बने अजीत पवार और एनसीपी के नेताओं का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने घर पर स्वागत किया, तो दूसरी ओर भतीजे की बगावत के शिकार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई से दूर सतारा में हजारों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। मुंबई में पार्टी में जो भी टूट फूट हुई उसे भूल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार सुबह सुबह महाराष्ट्र के सतारा पहुंच गए। गुरु पूर्णिमा के दिन शरद पवार अपने राजनीतिक गुरु पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान की समाधि पर पहुंचे। शरद पवार के साथ समर्थकों की फौज थी। इसे शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। जो मेरी आज की जो शुरुआत है, ये शुरुआत आगे का रिजल्ट ठीक आएगा, इसके लिए है। शरद पवार ने यशवंतराव चौहान को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ कांग्रेस नेता पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान भी मौजूद थे। हजारों समर्थकों को सतारा में जुटाकर शरद पवार ने बागी हुए भतीजे के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार ने दावा किया कि 3 महीने में महाराष्ट्र में राजनीति फिर बदलेगी। चर्चेची केली नाही, एकदा फ्रीवर निघालोय, पण मला माहिती आहे काही लोकांनी टेलिफोन केले। अनेकांची इच्छा पक्षाचं मूळ जे धोरण आहे त्याच्याशिवाय वेगळी भूमिका घेऊ नये, ते योग्य वेळी त्यांचे निर्णय जाहीर करते। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के करीब 24 घंटे बाद डिप्टी सीएम अजीत पवार, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और नए मंत्री बने एनसीपी नेता छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। We have gone ahead and formed a government with Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, and as NCP, we are the NCP, and that is what we are doing. मीटिंग के लिए जाते वक्त प्रफुल्ल पटेल ने एक बार फिर दोहराया कि असली एनसीपी अब वही है। देवेंद्र फडणवीस से एनसीपी नेताओं की मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। नए सहयोगी मिलने से सबके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। मीटिंग के बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार 9 जुलाई को हो सकता है। हालांकि उसमें कौन कौन शामिल होगा, इस पर अभी कुछ साफ नहीं है। एक तरफ शरद पवार ने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, तो अजीत पवार ने भी समर्थकों के जरिए चाचा को अपनी ताकत का एहसास कराया। शक्ति प्रदर्शन के बीच अब सवाल उठ रहा है कि असली एनसीपी किसके पास है। अजीत पवार का दावा है कि उनके साथ 53 में से 42 विधायक हैं, जबकि शरद पवार गुट का दावा है कि उनके साथ 44 विधायक हैं। एनसीपी में भी बैठकों का सिलसिला जारी है। सांसद सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, एकनाथ खड़से और जितेंद्र वाड़ा ने मीटिंग की है। एनसीपी शरद पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को बागियों पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी है। हालांकि अभी तक एनसीपी शरद पवार गुट से बागी विधायकों के खिलाफ पार्टी की ओर से सीधा एक्शन कोई नहीं लिया गया है। 9 लोगों के ऊपर अपात्रता की याचिका डाली गई है। जिन 9 लोगों ने शपथ ग्रहण की है उनके खिलाफ नहीं, वो अपात्र ही है, ऐसा हमारा कहना है। जब वो एंटी पार्टी एक्टिविटी करते हैं तो शिवसेना वर्सेस सुभाष देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जो याचिका में निर्णय दिया गया है उसके मुताबिक वो तभी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अजीत पवार ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अनिल पाटिल को चीफ व्हिप बनाने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। एनसीपी में आए भूचाल पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक दावा कर सबको चौंका दिया है। काय आहे यातले तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्या, आज पवार साहेब किती काही म्हणत असले की त्यांचा काही संबंध नाही या गोष्टींचा वगैरे, दिलीप वळसे पाटील, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ वगैरे वगैरे हे असेच जाणार नाहीत। हे पाठवल्याशिवाय म्हणजे मला उद्या पवार साहेबांच्या कन्या सुप्रिया पवार ह्या मला मंत्री केंद्रामध्ये मंत्री झाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। मला इस बीच एक अप्रत्याशित घटना में एनसीपी के बागी सांसद अमोल कोल्हे, जो एक दिन पहले अजीत पवार के साथ थे और शपथ के वक्त राजभवन में भी मौजूद थे, उनकी नैतिकता जाग उठी और उन्होंने ट्वीट कर ऐलान किया कि वो शरद पवार के साथ हैं। अब मंगलवार को शरद पवार मुंबई में अपने समर्थकों और नेताओं के साथ बड़ी बैठक करने की तैयारी कर रही हैं, जहां पार्टी को बचाने के लिए शरद पवार आगे की रणनीति पर समर्थकों के संग
चर्चा करेंगे। अंकुर त्यागी के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएं, महाराष्ट्र पर बीजेपी सूत्रों से ये बड़ी खबर है। सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने पर यह विवाद शुरू हुआ। अजीत पवार को अपने भविष्य की चिंता थी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, सुप्रिया के नेतृत्व पर भरोसा नहीं था। तो बीजेपी सूत्रों से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाने के बाद ही ये विवाद शुरू हुआ। अजीत पवार को अपने भविष्य की चिंता थी, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद उन्हें की जा रही थी, पार्टी में जो कद, जो भागीदारी उनकी थी, उसके हिसाब से उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली। इस बात का मलाल उन्हें था, अपने भविष्य को लेकर उन्हें चिंता थी और सुप्रिया सुले के नेतृत्व पर इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को भरोसा नहीं था। बीजेपी अपने कोटे से मंत्री पद देगी। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है, अजीत गुट को मंत्री पद दिए जाएंगे। और अश्विन पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अजीत, आज जो बैठक हुई देवेंद्र फडणवीस के निवास पर, उस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया और इस बड़ी खबर पर क्या अपडेट? जी देखिए, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को चुना गया, उसके बाद से ही जो नाराजगी थी वो चरम पर गई और उसके बाद से आखिरी जो दौर था बैठकों का वो शुरू हो चुका था और इसको अमली जामा जो है 2 तारीख को पहना दिया गया। इसके अलावा ये सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, इसको लेकर भी बीजेपी की जो हायर सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि तमाम विधायकों को, जो बीजेपी खाते में जो मंत्री पद आना था, ऐसे में तमाम विधायकों को मना लिया गया है। जिन इस तरह से पार्टी को आशंका थी कि नाराज हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर ली गई है ताकि जो मंत्री पद है वो एनसीपी के खाते में दिया जा सके, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है आने वाले कुछ दिनों में, उसमें भी एनसीपी के कुछ लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। एकनाथ शिंदे गुट के लोगों को भी शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी इसमें एक तरह से सेक्रीफाइस करने की पूरी तैयारी में है और ये पूरी तरह से जो खास तौर पे जो बड़े नेता हैं, चाहे उसमें दिलीप वलसे पाटिल हों या फिर छगन भुजबल जैसे नेता हों, सुनील तटकरे की बेटी अदिति तटकरे जो है वो इस मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, तो सभी का इस तरह से उठकर आना, सभी को इस बात की चिंता थी कि आगे का भविष्य उनका क्या होगा, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी। एक बात तो जाहिर है कि जिस तरह से अजीत पवार का दबदबा शरद पवार के बाद अगर सबसे ज्यादा पार्टी पे रहा है तो वो है अजीत पवार, और अजीत पवार को लगातार एक तरह से साइडलाइन किए जाने की जो है कदम उठाया गया और उसी से नाराजगी थी और उसका नाराजगी का रिजल्ट 2 तारीख को दिखाई दिया। जी बृजमोहन पांडे भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, आपके अनुभव से, आप जो इस वक्त सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जो उठापटक है, उसे आप कैसे देखते हैं? और खास तौर पर प्रफुल्ल पटेल ने जो ये बात कही कि शरद पवार हमारे गुरु हैं, हमें उनका साथ चाहिए, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए, जिनसे बगावत उन्हीं से ही आप आशीर्वाद की गुहार लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब? नहीं, ये बात सही है कि ये पूरी पार्टी शरद पवार के नाम से बनी है। जब 99 में पार्टी बनी थी तो शरद पवार ने इस पार्टी को आगे बढ़ाया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और महाराष्ट्र में जो भी उसके जनाधार है वो शरद पवार के नाम से। तो निश्चित है पार्टी के अंदर कामकाज को लेकर, नेतृत्व को लेकर नाराजगी थी। जैसे आपने पहले बताया कि सुप्रिया सुले के कार्याध्यक्ष बनाने के बाद ऐसे अजीत पवार को लगने लगा था कि मेरा राजनीतिक भविष्य नहीं है या एनसीपी में मेरा कद घटाया जा रहा है। उन्होंने विकल्प की तलाश शुरू कर दी। अब सवाल रहा कि पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर शरद पवार के नाम पर ही वोट मांगा जाएगा। अभी पिछली खबर आई कि महाराष्ट्र भर में नई सरकार में शामिल होने के बाद समर्थकों की जो होर्डिंग बैनर लग रहे हैं, अजीत पवार ने खुद सबको कहा है कि उस पर शरद पवार का फोटो रहना चाहिए। इससे साफ है भले ही बगावत हुई है, लेकिन हर आदमी के मन में शरद पवार को लेकर सम्मान है, क्योंकि सीधे तौर पर शरद पवार को चुनौती देना बगावत के बावजूद शरद पवार के प्रति सबके मन में सम्मान है। आपसे हम वापस जुड़ेंगे सर, आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच कुछ और अहम जानकारी दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र में जो सियासी रण चल रहा है वो कोई संयोग है या राजनीतिक प्रयोग? ऐसे दावे इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि 2024 से पहले कई उलटफेर हो रहे हैं और राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है
कि एक वजह ये बताई जा रही है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार अल्पमत ना हो, क्योंकि शिंदे गुट के 16 विधायकों पर अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे समझना होगा। शरद पवार ताकतवर नेता हैं और उनको टारगेट करके 2024 से पहले विपक्षी एकता में सेंध लगाई गई है, क्योंकि एकजुट विपक्ष से बीजेपी के मिशन 2024 को खतरा हो सकता है। महाराष्ट्र में जल्द होने वाले बीएमसी चुनावों पर भी एनडीए की नजर है और एकजुट महाविकास आघाड़ी गठबंधन से नुकसान होने की भी पूरी आशंका थी और 2024 को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने महाराष्ट्र में अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे के लिए सहानुभूति बढ़ने की बातें भी चल रही थी। अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि वो डिप्टी सीएम बनने के उनके रिकॉर्ड की बराबरी अब तक कोई नहीं कर पाया। अब अजीत पवार एक और रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। उनका दावा है कि एनसीपी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह सब उनका है। बस थोड़ी देर पहले अजीत पवार के साथी छगन भुजबल ने कहा है कि शरद पवार उनके गुरु हैं, यानी शरद पवार की पार्टी पर दावा ठोकने के बाद अजीत पवार गुट ने उनसे आशीर्वाद मांगा है। क्या अजीत पवार की घड़ी में एकदम राइट पॉलिटिकल टाइम चल रहा है? 42 विधायकों का सपोर्ट लेकर एनसीपी और चुनाव चिन्ह घड़ी पर भी क्या अजीत पवार कब्जा कर लेंगे? अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के साथ एनसीपी के 9 बड़े लीडर्स के नाम सामने आए, यानी अजीत अकेले नहीं, एनसीपी से पूरा कुनबा लेकर सरकार में शामिल हो गए। 2023 और 2019 की तस्वीरों को कंपेयर करें तो एक बात क्लियर है कि इस बार अजीत पवार ने 2019 वाली गलती नहीं की। अब अजीत पवार के साथ एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी हैं, मतलब बड़े चेहरों से लेकर जमीनी नेता तक शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के साथ कुल 42 विधायकों के होने की खबर है। इस बीच हर घंटे कोई नया दावा सामने आता है। मैं कल से हूँ, यहीं पे हूँ और बहुत सारे विधायक आ रहे हैं अजीत दादा से मिलने। जिन लोगों ने कल अजीत दादा को समर्थन दिया, जिन 35 विधायकों का समर्थन है, लेखी समर्थन है, उन्होंने खुद होके दिया है, कोई प्रेशर में उन्होंने तो दिया नहीं। अजीत पवार गुट का दावा है कि ज्यादातर विधायकों के समर्थन के साथ पार्टी और सिंबल पर उनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। इससे पहले एकनाथ शिंदे के मामले में चुनाव आयोग ने संख्या देखते हुए शिंदे के पक्ष में फैसला दिया था। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या अजीत पवार पर दल बदल कानून लागू होगा? दल बदल कानून की 2 शर्तें हैं। यदि किसी राजनीतिक दल के 1/3 सांसद या विधायक इस्तीफा दे देते हैं, या फिर अगर 2/3 सांसद या विधायक किसी दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं, तो इसे दल बदल नहीं माना जाता। ये दोनों स्थितियां अजीत पवार के पक्ष में हैं। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों से बचने के लिए अजीत पवार को कम से कम 36 से ज्यादा विधायक चाहिए, जबकि अजीत पवार का दावा है कि उन्हें राज्य विधानसभा में एनसीपी के कुल 53 विधायकों में से 40 से ज्यादा का सपोर्ट है। यानी आंकड़ों को देखें तो शरद पवार को सियासी नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि कैमरे के सामने शरद पवार गुट ने डैमेज कंट्रोल करके अपने बागी नेताओं को एक और मौका देने का ऐलान किया। हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का, लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। 82 साल की उम्र में शरद पवार क्या खुद से 19 साल छोटे भतीजे के सामने कमजोर हो चुके हैं? फिलहाल चाचा भतीजा की सियासी लड़ाई से पार्टी 2 खेमों में बंट गई है। शरद पवार गुट ने अजीत पवार ग्रुप के नेताओं का विरोध करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के एनसीपी ऑफिस से कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटाकर सीधे डिप्टी सीएम अजीत पवार को मैसेज दिया गया। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने भी शरद पवार से जुड़े सवाल पर चुप्पी साध ली। So do you ditch the party and Sharad Pawar too because he is unhappy, sir?
एक सवाल ये भी है कि 24 के चुनाव में एनसीपी का वोट बैंक अजीत पवार का साथ देगा या शरद पवार का। जिस एनसीपी को शरद पवार ने खड़ा किया था, क्या वो अगले चुनावों तक शरद पवार के नाम से जानी भी जाएगी? मुंबई से वैदेही काणेकर, अंकुर त्यागी और अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों का गणित समझना भी जरूरी है। अजीत पवार एपिसोड के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का मैथमेटिक्स बदल गया है। अजीत पवार के विधायकों के एनडीए का साथ देने के बाद आपको महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों का गणित हम समझाते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है, यानी कि जिस पार्टी के पास 145 या इससे ज्यादा सीटें आ जाएंगी वो महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। इस वक्त महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन में बीजेपी के पास 105 विधायक और एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 40 विधायक हैं। 17 अन्य विधायक भी एनडीए के साथ हैं। कुल 162 विधायकों के साथ एनडीए के पास बहुमत से 17 सीटें ज्यादा पहले ही मौजूद थीं। अब एनसीपी के 9 विधायक भी सरकार में शामिल हो गए। हालांकि अजीत पवार का दावा है कि कुल 42 विधायक उनके साथ हैं और इस समर्थन के बाद एनडीए का कुनबा 204 पहुंच जाएगा और तब एनडीए गठबंधन के पास बहुमत से 59 विधायक ज्यादा हो जाएंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे इस सरकार से अलग हट सकते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे के 40 विधायकों के समर्थन वापसी के बाद भी एनसीपी के समर्थन से एनडीए में कुल 164 विधायक होंगे, जो बहुमत से 19 ज्यादा है। तो शरद पवार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। महाराष्ट्र से लेकर केंद्र सरकार में उन्होंने अपनी ताकत का एहसास अपनों के साथ साथ अपने विरोधियों को भी कराया है, लेकिन खुद के ही भतीजे के हाथों मात खाने के बाद शरद पवार आहत हैं। एक बार फिर अपनी ताकत इकट्ठा कर वापसी करने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा हो पाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। एक नई संगठन खड़ी करने की एक स्थिति है, इसमें अपना योगदान अच्छी तरह से दे। तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। ये हैं शरद पवार। 82 साल की उम्र में भी उतना ही दमखम दिखा रहे हैं जितना कभी राजनीति के शुरुआती दिनों में दिखाया करते थे। एक बार फिर अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद में जुटे हैं। महज 24 घंटे पहले उनके भतीजे अजित पवार ने उनकी पावर को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र की राजनीति और शरद पवार के भरोसे में बड़ा उलटफेर कर दिया। शरद पवार इतने आहत दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट पर निशाना साधा है। मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है, इसलिए कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। अजित पवार ने जिस तरह एनसीपी पर दावा ठोका है, 40 विधायकों के उनके समर्थन में आने की बात कही है, माना जा रहा है कि शरद पवार के राजनीतिक जीवन का ये सबसे मुश्किल दौर है। इसके कुछ कारण और भी हैं। अजित पवार पर शरद पवार भरोसा करते थे, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी देने से बचते थे। प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता शरद पवार के राइट हैंड माने जाते रहे, लेकिन अब उन्होंने भी पवार का साथ छोड़ समय के साथ आगे बढ़ने में अपनी भलाई समझी है। अब आपको बताते हैं कि कभी शरद पवार ने कांग्रेस से कन्नी काटकर अपनी अलग पार्टी बनाई थी। 1999 में कांग्रेस का हाथ छोड़ अपना वक्त बदल लिया था। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में पावर प्ले करने वाले शरद पवार आज चिंता में दिखाई दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि जो स्थिति आज उनके साथ बनी है, ऐसी ही स्थिति का कभी वो भी जिम्मेदार रहे हैं। पार्टी तोड़कर, पार्टी छोड़कर, सरकारें छोड़कर नई सरकार बनाना, अपनी पार्टी से अलग होना, नई पार्टी बनाना, तोड़ फोड़ करना, ये चलता रहा है। तो एक तरह से ये माना जा सकता है कि उन्होंने भी, शरद पवार ने भी ये किया है और उनके दरअसल जो राजनीतिक उदय उनका हुआ राष्ट्रीय मंच पर, वो तो उसके साथ ही हुआ जब वो सबसे युवा मुख्यमंत्री बने।
राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार अपनी कूटनीतिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई के दौरान से ही राजनीति का पाठ सीखने वाले शरद पवार ने साल 1956 में गोवा मुक्ति सत्याग्रह का आयोजन कर अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद कॉलेज में पढ़ते हुए छात्र यूनियन की राजनीति में दमखम दिखाया। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान शरद पवार से बेहद प्रभावित थे। शरद पवार भी यशवंतराव चौहान को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। यही नहीं, शरद पवार 24 साल की उम्र में महाराष्ट्र की यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। शरद पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री के पद पर बैठे। राजनीति के अलावा वो क्रिकेट की दुनिया में भी अपना दम दिखाते रहे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर 2005 से 2008 तक काबिज रहे, जबकि 2010 से 2012 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले पवार ने हार न मानते हुए दावा किया है कि वो एक बार फिर पार्टी खड़ी करेंगे। एक नई संगठन खड़ी करने की एक स्थिति है, इसमें अपना योगदान अच्छी तरह से देंगे। शरद पवार एक बार फिर पार्टी बचाने के लिए जुट गए हैं। 5 जुलाई को होने वाली बैठक में एनसीपी पदाधिकारियों को शपथ पत्र दिया जाए ताकि शरद पवार की पावर पहले की तरह बची रह सके। वहीं एनसीपी भी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है। शरद पवार 3 महीने में तस्वीर बदलने का दावा भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि शिवसेना की टूट के वक्त भी उद्धव ठाकरे गुट ने किसी तरह हलफनामा भरा था, लेकिन उद्धव ठाकरे की हार का इतिहास सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अजीत पवार को एनडीए में मिलाने की आखिर वजह क्या है, ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते हैं। अब आपको ये हम समझाएंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे से हाथ मिलाने वाले अजीत पवार की महाराष्ट्र सरकार में एंट्री के क्या कारण हैं। जानकारों के मुताबिक चाचा शरद पवार से भतीजे अजीत पवार बेहद नाराज हैं कि ये मुख्य कारण माना जा रहा है। सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी तस्वीर एनसीपी के पोस्टर से भी गायब कर दी गई थी। माना जा रहा है कि यहीं से अजीत पवार के लिए महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल होने का रास्ता बनना शुरू हो गया था। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हाल ही में हुए चुनाव के बाद मुश्किल में दिख रही थी। शिंदे को सीएम बनाने के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में लगातार हार रही है। उपचुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, जबकि एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल का ही वक्त बचा है। टारगेट 300+ को पार करने के लिए महाराष्ट्र में दबदबा कायम करना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। एक कारण यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार संकट में ना फंसे, इसलिए अजीत पवार की एंट्री हुई। मतलब ये कि शिंदे गुट ने उद्धव का साथ छोड़कर अलग पार्टी तो बनाई है, लेकिन शिवसेना के 16 विधायकों की योग्यता पर फैसला आना अभी बाकी है। ये भी एक बहुत मुख्य बात है। ऐसे में अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होना अहम माना जा रहा है। अजीत पवार को लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मिलकर फैसला ले रहे हैं, यानी महाविकास आघाड़ी का नुकसान और शिंदे और बीजेपी के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। अजीत पवार को शामिल करने से विपक्षी एकता पर भी करारी चोट हुई है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने वाली। बीजेपी की विरोधी पार्टियां एकजुट होने की लगातार कोशिश कर रही थी, कवायद में जुटी हुई हैं विपक्षी पार्टियां, लेकिन एनसीपी के टूट के बाद विपक्षी दलों को भी झटका लगा है और उन्हें नई रणनीति बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और अब आपको बता दें कि एनसीपी में टूट के बाद बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे उनके विरोधियों को कैसे बड़ा झटका लगा है, ये भी समझिए। विपक्षी एकता की मुहिम को मजबूती देने के लिए पटना में 23 जून को नीतीश कुमार के अलावा ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी पहुंचे थे। तय हुआ था कि अगली बैठक में आगे की रणनीति होगी। पहले शिमला में बैठक का कार्यक्रम तय हुआ, जिसके बाद उसमें बदलाव किया गया। फिर महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर हुआ और अब इस उलटफेर के बाद बेंगलुरु में जो बैठक तय हुई उस पर भी संकट मंडराने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक उसकी भी तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। आखिरकार एक बार फिर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि विपक्ष को एकजुट करने वाली बेंगलुरु की बैठक 17 और 18 जुलाई को ही होगी। और पहले ऐसा कहा जा रहा था कि 13 और 14 जुलाई को यह बैठक होनी है, लेकिन अब जो तारीख बताई जा रही है वो है 17 और 18 जुलाई। वहीं बिहार को लेकर लालू यादव ने महाराष्ट्र जैसे किसी भी प्रयोग से साफ इनकार कर दिया है। जाहिर है बीजेपी बनाम विरोधियों की लड़ाई अब आगे की ओर बढ़ती नजर आ रही है।
दरअसल जब से एनसीपी में फूट हुई है तो एक अफवाह चल रही है कि महाराष्ट्र की आंच अब बिहार तक पहुंचने वाली है। बीजेपी के कई नेता बिहार की सत्ताधारी पार्टी में बगावत का अंदेशा जता रहे हैं, तो कुछ नेताओं ने फूट की लहर यूपी में समाजवादी पार्टी तक पहुंचने की आशंका जताई है। सवाल है कि आखिर बिहार और यूपी का अजीत पवार कौन होगा? बहुत जल्द इनके पार्टी में एक बड़ी टूट होगी। कई इनके नेता मेरे संपर्क में। भगदड़ की स्थिति जनता दल यू के अंदर पैदा हो रही है। पार्टी टूट की स्थिति है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं। महाराष्ट्र से बगावत की जो आंधी शुरू हुई है, क्या वो अब उत्तर प्रदेश और बिहार तक भी पहुंचेगी? एनसीपी में हुई टूट फूट के बाद अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार और यूपी में भी कोई अजीत पवार सामने आएगा? दरअसल मोदी कैबिनेट में मंत्री और महाराष्ट्र के नेता रामदास आठवले ने दावा किया था कि जल्द ही बिहार में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो सीधे सीधे जेडीयू के टूटने की भविष्यवाणी कर दी है। इनके विधायकों में, इनके सांसदों में एक असंतोष उत्पन्न होना, अपने भविष्य को लेकर एक इनसिक्योरिटी का भाव होना, परिणाम स्वरूप बहुत जल्द इनके पार्टी में एक बड़ी टूट होगी। कई इनके नेता मेरे संपर्क में, मैं यही दावा नहीं कर रहा कि सब मेरे ही संपर्क में है, बट कई और दलों के भी संपर्क में हैं। बहुत जल्द जदयू में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। ये दावा कर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी होगी। वैसे चिराग इन दिनों बीजेपी के करीब आने की कोशिश में हैं। जेडीयू को लेकर यही दावा बिहार बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। विधायकों को, सांसदों को लगता है कि अगले अब चुनाव हम राजद और कांग्रेस के साथ नहीं जीत सकते। खलबली मची हुई है, इससे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर एक अस्थिरता का माहौल है, एक जनता दल यू के अंदर एक उदासी है। बीजेपी के दावों को जेडीयू नेता खारिज कर रहे हैं और बीजेपी पर हथकंडा अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। धन बल के बल पर, ताकत पर सरकार को अपदस्थ करना, सरकार को गिराना, सरकार बदलना, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। लेकिन अंतोगत्वा जनता से उनको जवाब वैसा ही मिल जाता है। नीतीश के विरोधी उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के लिए तो नहीं, लेकिन कांग्रेस को लेकर एनसीपी जैसी भविष्यवाणी जरूर कर दी है। किस दिन क्या हो जाए आप देखिएगा कि संभव यह भी हो सकता है कि जेडीयू से पहले कांग्रेस में ही न खेला हो जाए बिहार, तो ऐसी स्थिति है। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी महाराष्ट्र जैसी लहर आने की आशंका एक ऐसे नेता ने जताई है जो खुद गठबंधन के मास्टर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ बड़ा धमाका? बड़ा खेल होगा, देख लीजिएगा। किस बड़ा का? सपा के एक बड़ा तबका छोड़ करके इधर उधर खड़ा होगा जहां उसका लाभ दिखेगा। ओम प्रकाश राजभर न सिर्फ समाजवादी पार्टी में फूट का दावा कर रहे हैं, बल्कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को लेकर भी दावा कर रहे हैं। अपनी पार्टी में फूट की आशंका से बेफिक्र अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को धार देने के लिए तेलंगाना पहुंचे हुए हैं। लक्ष्य एक है, जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव की तर्ज पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। ये चीजें होती है राजनीति में, पहली बार तो नहीं हो रही है। जो लोग ऐसे नफरत को बना देते हैं, अपने मन पर जगा देते हैं, वे खुद तबाह हो जाएंगे, वे खुद भस्म हो जाएंगे। राजनीतिक बयानबाजियां और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन महाराष्ट्र की घटना से एक बात साफ है कि सियासत में कुछ भी कभी भी हो सकता है। राजनीतिक बगावत का भूत अब कर्नाटक के राजनीतिक दल को भी डराने लगा है। शॉकिंग डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र अबाउट अजित पवार डिसीजन. Now in Karnataka also, I am fearing next Ajit Pawar who will be going to be emerge in Karnataka. जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को भी कर्नाटक में अजीत पवार जैसे नेता के आने की आशंका सता रही है। अब अगले एक साल तक देश में चुनावी माहौल है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो अगले साल मार्च, अप्रैल और मई में लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में अब दल बदल और गठबंधनों का दौर चलता रहेगा।
और पार्टियों को कभी छोटे तो कभी बड़े झटके लगते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिल्कुल, कभी छोटे तो कभी बड़े झटके लगते रहेंगे, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य में एक साल के अंदर ही दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों में फूट हुई हो। महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत शिवसेना से हुई और 2022 में शिवसेना टूट गई और एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों और सांसदों के साथ बीजेपी के साथ आ गए। शिवसेना का चुनाव चिन्ह पार्टी ऑफिस उद्धव ठाकरे से छिन गया। एक साल बाद अब एनसीपी में बड़ी फूट हुई है। ये बगावत भी शिवसेना जैसी ही दिख रही है। लोकसभा चुनाव से करीब 10 महीने पहले शरद पवार के भतीजे और दूसरे नेताओं ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ आ गए। अब अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल अपनी एनसीपी को असली एनसीपी बता रहे हैं। किसी भी लोकसभा चुनाव से पहले किसी एक राज्य की दो बड़ी पार्टियों में बगावत इतिहास में बहुत कम ही देखने को मिली है। महाराष्ट्र में इस तरह की बगावत क्यों हो रही है? उसकी वजह है महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें। यूपी के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा 48 सीटें महाराष्ट्र में ही हैं। 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन में जीते 41 सीटें। ऐसे में बीजेपी उम्मीद कर रही है कि शिंदे और अजीत पवार के सहयोगी से वो 2019 जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। जी न्यूज़।